हाँ हाँ, ये जो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। 14 हो गया। 15 जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। 15, 16 ये जरूरी है क्या? देख लो एक बार। अगर 15, 16 स्किप कर देते हैं तो क्वेश्चन 17 में जा सकते हैं, ठीक है, जो कि एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। चलो 17 पे चलते हैं। चलो चलो चलो, तो ओके फाइन, तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जहां एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कुछ ऐसे है, ऐसे। दिस इज टाइम एक्सिस वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जाना है। तो सिंपल सा बात है कि अगर मैं इसको t इक्वल टू T1 यहाँ तक, इसको t इक्वल टू T2 अगर लेता हूँ, तो देखो t इक्वल टू 0 से लेके एक सर्टेन टाइम इंटरवल तक वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी टाइम का स्लोप कांस्टेंट। तो यानी कि यहाँ स्लोप अगर जो कि tan थीटा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, st ग्राफ का, चूंकि पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, तो पहला कर्व उसका ये जाना चाहिए। क्यों? कारण ये है कि तुम देखो, यानी कि पहला डायरेक्टली ऑप्शन डी को हिट कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। तो अगर स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। कारण एस टी ग्राफ का डेरिवेटिव स्लोप जो है वो क्या होगा? ds बाई डी टी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, रादर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ भी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करेगा, तो वो देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्लोप लगातार बढ़ रहा है। θ1, θ2, θ3, ठीक है, वेरियस पोजीशन O, A, B, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, एस टी ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है एस टी ग्राफ का स्लोप जो है ds dt जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन। तो ये पहला पार्ट तो क्लियर है। सेकेंड वाला पार्ट अगर मान लो इसी तरह का दो ऑप्शन दे देता, तब क्या करते? फिर नेक्स्ट वाला पार्ट में देखो, ये वेलोसिटी जो है नेगेटिव, ये तो नीचे है, तो ये नेगेटिव कुछ v है, तो नेगेटिव v, और वो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो हम लोग जानते हैं एस टी ग्राफ में अगर मैं नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, तो मेरे को कांस्टेंट स्लोप बट ऑब्ट्यूज एंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ds बाई डी टी का स्लोप मेरे को ऑब्ट्यूज दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया है, वी स्क्वायर वर्सेस एस, है ना, वी स्क्वायर वर्सेस एस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 में जाते हैं, वो भी एक ग्राफ है जो कि
वी स्क्वायर वर्सेस एस, और कुछ ऐसा दिखाया है। फाइन। अच्छा, तो एस इज इक्वल टू 0 में वी स्क्वायर का एक इनिशियल वैल्यू है, वी स्क्वायर का इनिशियल वैल्यू है। तो कह रहा है स्टेट विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसका मतलब। तो इतना तो श्योर है कि ये जो वी स्क्वायर है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ भी उसका कुछ तो वैल्यू होगा ना। ये तो जब पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट में शुरू कर रहा है, ये तो यहाँ से ओरिजिन से नहीं शुरू कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें तो कुछ करना, कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो साफ साफ एक ऑप्शन दिख रहा है जो ऑप्शन बी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। इट्स क्लियरली ब्लंडर रॉन्ग उसीलिए वो करेक्ट होगा। जबकि उसी में अगर ऑप्शन ए, सी या डी पे बात करो तो ऑप्शन ए कह रहा है द गिवन ग्राफ शोज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो बात है वो कैसे साबित होगा, तो हम लोग जानते हैं ना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो मैं वी स्क्वायर को अगर फंक्शन ऑफ y है ना, इसको 2as, ठीक है, प्लस यू स्क्वायर को अगर c, जो कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करो, तो जो स्लोप है एक्स कोऑर्डिनेट में जो वेरिएबल है वो कौन है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो कोफिशिएंट है 2a, ठीक है, तो वो स्लोप है, और ये स्लोप तो कांस्टेंट दिख ही रहा है, और स्लोप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो करेक्ट है, ठीक है। और कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ ऑब्वियसली पैराबोला होगा, क्योंकि जिस पार्टिकल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन होगा तो वहां तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा, है ना, यानी कि एसटी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पैराबोला होगा, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब जो रॉन्ग ऑप्शन है वो बी, ठीक है। ओके, क्लियर है ये आर्गुमेंट ग्राफ का, ये प्रॉब्लम्स डिस्कशन समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्राफ का ये प्रॉब्लम डिस्कशन समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 19, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो क्लियरली फ्रॉम ऑल द ग्राफ्स शोन हेयर, 3 ऑप्शन में ग्राफ है, तो वो एसटी ग्राफ है। तो एसटी ग्राफ में स्लोप जिस ग्राफ में कांस्टेंट दिखाएगा, जिस ग्राफ में एसटी ग्राफ में, है ना, ग्राफ पोजीशन विल रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट स्लोप दैट विल रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और वो हमको ऑप्शन ए पे मिल रहा है, जबकि ऑप्शन बी में शुरू में स्लोप पॉजिटिव डिक्रीज कर रहा है। ये जो ग्राफ है स्लोप पहले डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव स्लोप टू नेगेटिव इन ऑप्शन बी। उसी तरह ऑप्शन सी में स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो यानी कि उसमें स्लोप कांस्टेंट नहीं रह रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है सिर्फ ऑप्शन ए में, सो दैट मीन्स द ऑप्शन ए रिप्रेजेंट्स द मोशन यूनिफॉर्म, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, सेइंग दैट xt इक्वेशन x इक्वल टू 2t प्लस 1, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो ऑब्वियस है ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। तो अगर x का रिलेशन 2t प्लस 1 है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx dt विल बी 2, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ t आ रहा है कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसका एक और वजह ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ t है तो हर समय इसका वैल्यू इतना ही ना होगा। अगर मैं इसी चीज को, ये जो xt ग्राफ है, अगर xt ग्राफ को तुम प्लॉट करना चाहो, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा x इज इक्वल टू 2t प्लस 1 का ग्राफ, तो इसी का जो करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे v इज इक्वल टू 2 आया ना, तो इट इज नॉट पासिंग थ्रू
ओरिजिन, जबकि उसका दूसरा ऑप्शन है पहला कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहाँ ओरिजिन से पास कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज अ नॉन ओरिजिन लाइन। पैराबोला भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ है ये वाला बात? फाइन। नेक्स्ट मूविंग टू 21। ये सभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस था, है ना, जो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। तो कह रहा है विच व्हेन अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विच रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो एक स्टोन को अगर मैं वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट करूं, ये हॉरिजेंटल, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट हॉरिजेंटल, ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट वर्टिकल। मैं अगर कोई एक वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट करूं एट एन एंगल थीटा, तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, लगातार हर इंस्टेंट में उसमें वेट एक्ट करता रहेगा ना। उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ देर बाद वो v1 है, कुछ देर बाद वो v2 है, लाइक दिस। तो सवाल ये है कि पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो विच रिमेन्स कांस्टेंट? लीनियर मोमेंटम नो, लगातार वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरी करेगा। एंगुलर मोमेंटम नो, क्यों? एंगुलर मोमेंटम अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखा जाए 0 0, तो इसका लगातार रेडियस वेक्टर बदल रहा है। ठीक है, तो उसमें अबाउट एक टर्निंग इफेक्ट है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा और वो कांस्टेंट नहीं होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सवाल ही नहीं उठता है। हर इंस्टेंट का जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा, है ना, जो v1y, u(y), ये v2y, जो कि यहाँ 0 अगर मान लेते हैं, तो हर कोई g के अगेंस्ट में है ना, तो ग्रेविटी उसको कांस्टेंट रहने नहीं देगा। इसका मतलब सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वेल, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, saying that at the top of the trajectory of a projectile the direction of its velocity and acceleration definitely perpendicular to each other। प्रोजेक्टाइल का टॉप मोस्ट पॉइंट अगर ये है तो इसका वेलोसिटीज टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजेंटल है ना, इन आइडियल कंडीशन, और ये g जो है ये वर्टिकल है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में डेफिनेटली 90 डिग्री है। फाइन, दैट वाज 22। ओके, now moving to question number 23, if the initial velocity of the projection be doubled keeping the angle of projection same, the maximum height reached by it। तो सिंपल है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो जानते हो ना, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही ना मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन को डबल कर दूंगा तो एच डैश क्या हो जाएगा, डबल का, यानी कि 4u स्क्वायर, एंगल सेम है, तो इसका मतलब सिंपली ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स एच। ठीक है ना, 4 टाइम्स बन जाएगा न्यू हाइट। चलो नेक्स्ट 24, saying that for a projectile the ratio of maximum height reached to the square of flight time, ये कितना होगा? तो ये भी सिंपल है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई g, यही होता है ना। अब यहाँ क्या पूछा है, किसका रेशियो, मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि h डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो करो, इसमें क्या है, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायरिंग करेंगे 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर, ये ना। तो कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2g बाई 4, इन आएगा, यानी कि g बाई 2। तो g को 10 ले लोगे, कहीं कुछ चेक करो तो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या,
टी स्क्वायर, सॉरी ये तो टी स्क्वायर है ना, सिर्फ जी स्क्वायर होगा, सिर्फ जी स्क्वायर होगा, तब ये हो गया g/4। मैं कोई कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, g/8, g/8, तो g/8 हो जाएगा, यानी कि g10 ले लो तो हो गया 5/4, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया ए 5/4। क्लियर है? आई डोंट थिंक एनी डाउट इज देयर, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? जिसको देखो मैं कंटिन्यूस करते जा रहा हूँ, जिसको जिसको जो भी डाउट था इसमें वो क्लियर होता जा रहा ना। चलो नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। A projectile fired with an initial velocity u at an angle theta has the range r if the initial velocity be doubled at the same angle of projection then new range। उसी तरह रेंज का फॉर्मूला लगा दो। क्वेश्चन नंबर 25, रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, बोलो रेंज कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। अब आर डैश करोगे, इसको डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 2u का होल स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो सिंपली कितना हो गया भाई 4 टाइम्स आर, और क्या है ना, 4 टाइम्स आर। ठीक, ठीक है। स्नेहा, जयदीप, प्रज्ञा, सब ओके है ना, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो चलो अगला क्वेश्चन नंबर 26। In the motion of projectile falling freely under gravity, ठीक है, neglecting air friction, तो ऑब्वियसली उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, हम लोग बड़ा इत्मीनान से यूज करते हैं ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर पार्टिकल गोइंग अपवर्ड। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तब क्या लिखते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम तो कंजर्व्ड होने से रहा क्योंकि जी के वजह से वाइल गोइंग डाउनवर्ड मोमेंटम इंक्रीज होगा, वाइल गोइंग अपवर्ड मोमेंटम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मोमेंटम के साथ थर्ड ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी संभव नहीं है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सेइंग दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। तो फॉर्मूला फिर से वही है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स है, एकदम नीट में जैसे क्विक फॉर्मूला रिकैप का बात है वही है। तो दिया है रेंज, क्वेश्चन नंबर 27, रेंज जो है 4√3 टाइम्स क्या दिया है बताओ, दैट इज टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। 4√3 टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो चलो अगर कोई पार्टिकल को का रेंज का बात करें तो पहले हम लोग रेंज को लिख देते हैं। रेंज क्या होता है हमारा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, अब कह रहा है 4/√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अगर ये मतलब अकॉर्डिंग टू रिलेशन u स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको अगर मैं लिख दूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, साइन 2 थीटा को लिख दिया डिवाइडेड बाई g, दैट इज इक्वल टू 4√3 टाइम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है ना। तो सीधा u स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, इधर 2 को कैंसिल किया, इधर एक साइन थीटा कैंसिल किया, g कैंसिल किया, तो क्या रहा, इधर रहा हमारा LHS में कॉस थीटा, RHS में इधर 2 कट गया, तो कितना रहा √3 साइन थीटा, ठीक है। तो दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो हमको पता है tan थीटा जब 1/√3 होता है तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो वही है, थीटा इज 30 डिग्री, द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज 28।
हम लोगों के पास जो अलॉटेड टाइम है उसमें हो जाएगा ना, आई थिंक सो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, मूविंग टू 28, सेइंग दैट 3 balls ऑफ सेम मासेस आर प्रोजेक्टेड विथ इक्वल स्पीड्स। तीनों का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, यानी यू सेम है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 15, 45 एंड 75, एंड देयर रेंजेस आर R1, R2 एंड R3। तो देखो ये जो 3 एंगल ऑप्शन है, इसमें से 15 और 75 को ऐड करते हैं तो कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। और हम लोग प्रोजेक्टाइल में कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 2 प्रोजेक्टाइल अगर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए और दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक का θ1 दूसरे का θ2, देयर सम इज 90 डिग्री, इन दैट केस दे मस्ट गो फॉर इक्वल रेंज, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है। इसका मतलब है, सीधा सीधा कहने का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 28 में R1 इज इक्वल टू R3, R1 इज इक्वल टू R3 का बात है, ठीक है। क्यों? कारण है कि दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सम इज 90 डिग्री, दे आर एंगल, देयर प्रोजेक्शन एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। और जो सेकेंड प्रोजेक्टाइल है वो 45 डिग्री में, तो हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोजेक्टाइल का आरमैक्स जो होता है, आरमैक्स क्या होता है, वो होता है u² इंटू साइन 2 इंटू 45। ये जब 90 होगा तभी तो साइन 90 मैक्सिमम देगा ना, u² साइन 2 थीटा बाई जी, सॉरी u² साइन 2 थीटा बाई जी। तो इसका मतलब है इस केस में थीटा 45 डिग्री, तो R2, दिस इंप्लाइज दैट R2 इज इक्वल टू Rmax। तो तीनों पार्टिकल का स्पीड सेम है, तो तीनों का रेंज में R2 ही मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं R2 ग्रेटर देन R1 इज इक्वल टू R3, और वाइस वर्सा R1 इक्वल टू R3 लेस देन R2, शायद वैसे ही कुछ है। यस, ऑप्शन डी, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, a stone is thrown at an angle theta to the horizontal, reaches a maximum height h, then time of flight of stone will be। ठीक है, एक पार्टिकल को अगर थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया जाए, एक पार्टिकल को थीटा एंगल में प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है, और उसका मैक्सिमम हाइट h है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो इसका मतलब है h कैन बी रिटेन u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए। तो करस्पॉन्डिंग उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई g। ऑप्शन जो है हमारा h और g में है टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग u साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 2gh, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2 इंटू रूट अंडर 2gh बाई g, तो देखो तो आ गया ना 2 इंटू रूट h बाई जी। इसी को सिंप्लीफाई करके 2 इंटू रूट अंडर 2h बाई जी लिख सकता हूँ। तो सिंपल हो गया, ये भी आ गया ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू द लास्ट पेज क्वेश्चंस। वेल, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 30, 2 balls are thrown simultaneously from ground with same velocity 10 meter per second but different angles of projection with horizontal. Both balls fall at some distance 5√3 meter from point of projection, यानी कि दोनों का रेंज फिर से सेम है, ठीक है। What is the time interval between the balls striking the ground? तो सिंपल मतलब है कि दोनों का स्पीड सेम है, दोनों एक ही डिस्टेंस के बाद यानी 5√3 मीटर जाने के बाद ग्राउंड को हिट कर रहा है, कि यानी कि दोनों का रेंज सेम है। बोथ ऑफ देम आर हैविंग रेंज इक्वल टू 5√3 मीटर, यानी कि
एक का थीटा 1 थीटा है तो दूसरे का जो थीटा 2 है वो π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ऐसे दो प्रोजेक्टाइल का अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा तो T1 क्या होगा, T1 होगा व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द बॉल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो T1 हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 क्या होगा, वो होगा 2u साइन 90 माइनस थीटा यानी 2u कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है कि मेरे को रेंज का फॉर्मूला जो पता है, तो रेंज का फॉर्मूला से मैं क्या लिख सकता हूँ, रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ मेरे को वैल्यू पता है ना, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ आर जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये दोनों मोशन हमारा दिया हुआ है, तो अब दोनों का टाइम डिफरेंस निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये r का वैल्यू दिया है, जस्ट अ मिनट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू का वैल्यू यू वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन टू अस, क्यों झमेला करेंगे, यहाँ डायरेक्ट हमको साइन 2 थीटा का वैल्यू मिल जाएगा ना, मेरे को u का वैल्यू भी पता है। ठीक है, मेरे को u का वैल्यू भी पता है, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अब इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर बैठा देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो विल गेट दैट वैल्यू। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? ओके फाइन। सो चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इट इज सेइंग दैट अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल विथ मोमेंटम p एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो सिंपल सा बात है, देखो अगर किसी पार्टिकल को अगर हम लोग 30 डिग्री से फेंक रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका मोमेंटम m भी होगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो जाएगा तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी होगा ना, प्रोजेक्टाइल में हम लोग को पता होता है कि जब कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ अगर उसका वेलोसिटी u है 30 डिग्री है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो जब जाएगा तो वहाँ वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, u cos 30। ठीक है ना, तो इस पॉइंट का जो मोमेंटम है p फाइनल, इस पॉइंट को कंसर्न पॉइंट मान रहे, तो ये होगा mu cos 30, तो cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2। mu का वैल्यू मेरे को पता है p, तो यानी कि p √3/2। ठीक है ना? यस, तो यानी कि √3/2p। ठीक है, एकदम सही। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या दिया है, 32 में एक इक्वेशन दे दिया है y इज इक्वल टू, 32 में दिया है y इज इक्वल टू √3x माइनस g/2 x स्क्वायर, ऐसा है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को, y इज इक्वल टू क्या होता है बोलो तो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्या लिख दिए, सॉरी वो मैं गलत लिख दिया, 2x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, याद है कि नहीं? ये फॉर्मूला याद है ना सबको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। फाइन, तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, मेरे को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसका मतलब जो tan थीटा है वो √3 है, तो tan थीटा कैन बी रिटेन √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री π/3। ठीक है, हमको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया था। ठीक है, ओके फाइन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। देखो जो क्वेश्चन मैं वहाँ चेंज ऑफ वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन के लिए डिस्कस कर रहा था, अबाउट टेंजेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन, उसी पे क्वेश्चन है।
कह रहा है ए आर एंड ए टी रिप्रेजेंट्स रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल में बी सर्कुलर इफ, अगर कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर होगा तो उसमें रेडियल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकता है, वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन ही होना होगा। ठीक है, वो क्या होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा। यही कारण है नॉन जीरो रेडियल एक्सेलरेशन पे ऑप्शन सी है। तो जब रेडियल एक्सेलरेशन होगा नॉन जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो हो ही सकता है और होता भी है कब, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, और दोनों नॉन जीरो, रेडियल एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो कब होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तब रेडियल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि उसी के नेक्स्ट वाला सवाल है। नेक्स्ट वाला सवाल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर है। कह रहा है 34 में, अ कार इज सर्कुलेटिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एट सम इंस्टेंट, द वेलोसिटी इज v एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड, टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन में किधर होता है, अलोंग द टेंजेंट। तो अगर टेंजेंशियल स्पीड इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ ए, तो इसका मतलब वो क्या है, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन जब ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोवाइडेड पार्टिकल में इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, ये हो गया हमारा सेंटर, तो दिस इज द डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस, है ना। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए रिजल्टेंट, ए कैपिटल आर से अगर रिजल्टेंट लिखते हैं तो वो हो जाएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये होता है वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर दैट प्लस ए स्क्वायर। तो यानी कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विल बी रूट अंडर ऑफ दिस। ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूट अंडर वी टू द पावर 4 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है।